अब दोस्तों आ जाते हैं हम स्पेसिफिकेशन पे, ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन या नोमेनक्लेचर पे। दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का आपके ना सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मेंस में, फॉर एग्जांपल एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन होता है उसके मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है हमारे पास SSI 1954, इसको हम यूज करते हैं वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का। ठीक है, हर मार्किंग जो है इसमें 6 सिंबल्स हैं डिनोटिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए भाई, वैसे सिंबल 7 होते हैं लेकिन क्या है कि एक्चुअल में जो मेन सिंबल्स हैं वो सिर्फ 5 हैं। ठीक है, 5 आए, कहीं कहीं पे 6 दिखेंगे, कहीं कहीं पे 7 दिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बताती हैं ये चीजें? एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड टाइप। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं यहां पर। ठीक है, एग्जाम्पल को थोड़ा गौर करके देखना। दोस्तों देखो यहां पर कितनी चीजें हैं, टोटल 7 चीजें आपको दिख रही होंगी। कितनी? 7। अब देखो सबसे पहला जो लिखा होता है, ये क्या लिखा है? ये क्या चीज लिखी है दोस्तों? ये हमारे पास लिखा हुआ है एक अल्फाबेट। क्या है ये? अल्फाबेट। ये क्या बताता है? देखो जरा ध्यान से, तो यहां हमारे पास WA रिप्रेजेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव्स दोस्तों, ये जो, और SG रिप्रेजेंट्स सोल जेल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव्स। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे पास अलग अलग टाइप के एब्रेसिव्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं आपको यहीं पर अलग अलग टाइप के एब्रेसिव्स बता देता हूं। देखिए, तो हमारे पास किस किस टाइप के एब्रेसिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लिखते हैं WA, जैसे इसमें यदि इसकी जगह पर लिखा होता WA तो उसका मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव Al2O3। ठीक है दोस्तों, यदि यहां पर होता B तो ये होता दोस्तों CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। याद कीजिए मैंने आपको क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के बारे में जब हम कटिंग टूल मटेरियल्स पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि ये दुनिया में सेकंड हार्डेस्ट एब्रेसिव होता है। तो दोस्तों हार्डेस्ट कौन है फिर? हार्डेस्ट है दोस्तों डायमंड। डायमंड से हार्ड कोई नहीं होता, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट एब्रेसिव इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द सेकंड हार्डेस्ट एब्रेसिव इन द वर्ल्ड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। तो दोस्तों नाइट्राइड वर्ड जहां आ गया समझ लेना बहुत ज्यादा हार्ड है वो, क्योंकि उस पर एक खास तरीके की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की गई होती है जिसका नाम है नाइट्राइडिंग। ठीक है, और दोस्तों साथ में इसमें एक और चीज है, क्या? बोरॉन। और आपको पता है ना बोरॉन की प्रेजेंस किसी भी चीज को क्या बना देती है? हार्ड बना देती है ना। मैं आपको एक और रिमेंबर करवाना चाहूंगा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वेल्डिंग में। याद कीजिए, सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग के अंदर 2 वेल्डिंग पढ़ी थी हमने, एक सोल्डरिंग, एक ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में यूज होने वाला फ्लक्स क्या था दोस्तों? बोरैक्स या बोरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला क्या था? Na2B4O7। Na2B4O7। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ब्रेजिंग ज्वाइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेजिंग ज्वाइंट में जो फ्लक्स हमने यूज किया था वो था बोरॉन, और बोरॉन क्या कर देता है? किसी भी चीज के अंदर जाकर उसकी हार्डनेस बढ़ा देता है। इसी तरीके से दोस्तों एक और जगह याद रखें, जब हम स्टील तैयार करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो स्टील के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज को निखारने के लिए, प्रॉपर्टीज को अच्छा बनाने के लिए हम अलग से बाहर से मटेरियल्स क्या करते हैं? स्टील बनाते वक्त ही फ्यूज कर देते हैं फर्नेस में। ठीक है, स्टील बनाते वक्त ही उसमें बाहर से मटेरियल ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों जो बोरॉन ऐड किया जाता है ना स्टील में, वो क्या बढ़ाएगा? उस स्टील की हार्डनेस को बढ़ा देगा। क्या करेगा? हार्डनेस। तो दोस्तों याद रखना बोरॉन पहचान है किसकी? हार्डनेस की। तो B लिखा हो यहां पर तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, WA लिखा हो तो Al2O3। दोस्तों C लिखा हो तो समझ लेना वो SiC है, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव है। आपको पता होना चाहिए ये सब बहुत हार्ड होते हैं, Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है इन सब की। यदि दोस्तों इसी के जगह पर D लिखा हो तो समझ लेना डायमंड है। क्या है? डायमंड। दोस्तों WA की जगह पे कभी कभी A भी लिखा मिलेगा आपको, तो याद रखना वो भी Al2O3 ही है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग मैंने एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि इसका मतलब बताओ, नहीं, आपसे ये पूछेगा पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो क्या बताता है, तो आपका सिंपल आंसर होगा क्या? एब्रेसिव बताता है। क्या बताता है दोस्तों? एब्रेसिव। इतना ही पूछेगा आपसे, जेई के लेवल पर इतना ही पूछता है। ठीक है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इस सिंबल का मतलब क्या है, बस ये पूछेगा कि इस ग्राइंडिंग व्हील में जो पहली चीज लिखी हुई है ये क्या है। ये है एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव, कौन सा एब्रेसिव आप यूज कर रहे हैं उस ग्राइंडिंग व्हील में।
तो दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर यदि डी लिखा है, इसका मतलब यहाँ इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें डायमंड एब्रेसिव यूज हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से। अब आते हैं दोस्तों दूसरी चीज क्या लिखी हुई है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर। दूसरी चीज है दोस्तों एक नंबर। दूसरी चीज एक नंबर है, और ये नंबर क्योंकि बहुत बड़ा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये मैश नंबर है। क्या है ये? मैश नंबर। और आपको याद होगा मैश नंबर क्या होता है? एब्रेसिव या ग्रिट का साइज होता है। ठीक है, उसके ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया? ग्रेन साइज। और हम ऑलरेडी डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि मैश नंबर का मतलब क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखो 30। दोस्तों आमतौर पे ये आपको नॉर्मली ग्राइंडिंग व्हील्स के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको नॉर्मली नॉट फाउंड इन ग्राइंडिंग व्हील्स, नॉर्मली नॉट फाउंड इन ग्राइंडिंग व्हील्स। तो दोस्तों देखो, यदि आपके एग्जाम में मान लो कोई आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें यदि दो लगातार आपको नंबर दिख जाएं, ध्यान से समझना, दो लगातार नंबर, तब जाकर समझना कि ये एंटर हो चुका है। लेकिन आमतौर पे क्या होगा? अल्फाबेट नंबर यूजुअली नंबर ही होता है यहाँ, या फिर नंबर और अल्फाबेट का मिक्स, समझ लेना वो नंबर ही है एक तरीके से। तो आमतौर पे अल्फाबेट और नंबर अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन जहां पर दो नंबर लगातार आ गए, समझ लेना कि ये नॉर्मल व्हील नहीं है। ठीक है, इस व्हील में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? ये बताता है कि कितना परसेंट है सोल जेल एल्यूमिना ग्रेन्स। अब देखिए एसजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसजी का मतलब होता है सोल जेल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। सोल जेल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर होता है 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में। ठीक है, उसमें क्या होता है? 8 अलग अलग तरीके के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो क्या होगा, है ना। इसी तरीके से लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो क्या होगा। इसी तरीके से गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या होगा, और गैस को गैस में मिलाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस बनकर आते हैं। उसी में दो सॉल्यूशंस होते हैं, सोल और एक होता है जेल। ठीक है, एक होता है सोल, एक होता है जेल। ठीक है, अब तो आपका घर पे जाकर चाहे बुक से ढूंढ रहे हैं चाहे गूगल से ढूंढ रहे हैं, आपका एक काम है कि पता कीजिए कि सोल कौन सा सॉल्यूशन है, किसका किस में, और जेल किसका किस में सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सोल जेल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव यूज होता है, तो उसके लिए एसजी यूज करते हैं। इसका कितना प्रतिशत मौजूद है इस ग्रेन में, तो दोस्तों ये प्रतिशत बताएगा 30%। यहाँ 30 का मतलब हो गया क्या? 30%, क्योंकि ये क्या बताता है ये नंबर? परसेंटेज। तो 30 लिखा है मतलब 30%। तो ये नंबर मैक्सिमम कितना जा सकता है यार? 100। ठीक है, जबकि ये नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों? ये मैश नंबर है। मैश नंबर बहुत ज़्यादा होने का मतलब एब्रेसिव का साइज बहुत छोटा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। लेकिन यदि ये दोनों नंबर लगातार आ रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस एब्रेसिव जो भी यहाँ यूज हुआ है एब्रेसिव, इसका कितना प्रतिशत है उस पर्टिकुलर व्हील में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक अल्फाबेट, और अल्फाबेट लिखा है जे। आपको दोस्तों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ए से लेकर जेड तक हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेड ऑफ द व्हील। क्या हार्ड है व्हील या सॉफ्ट है? तो ये दोस्तों क्या बता रहा है? ग्रेड। और याद कीजिए हमने क्या बोला था, ए से लेकर एच तक व्हील क्या होता है? सॉफ्ट। एच से लेकर पी तक व्हील क्या होता है हमारे पास? मीडियम। और फिर क्यू से लेकर जेड तक व्हील क्या होता है? हार्ड। याद है ना, क्यू से लेकर जेड तक हार्ड। जेड वाला हार्डेस्ट, ए वाला सबसे ज्यादा सॉफ्ट, मोस्ट सॉफ्ट व्हील होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी आ रहा है हमारे पास नंबर। फिर से ये नंबर 1 से 15 तक, याद है ना, 1 से 15 तक होता है। इसमें 1 से 8 तक, 1 से 8 तक हमारे पास कौन सा होता है? 1 से 8 तक ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यदि ये नंबर 1 से 8 तक होगा तो क्या होगा? ये कम डेंस होगा, ओपन व्हील। और फिर 9 से लेकर 15 तक ये क्या हो जाएगा? डेंस व्हील, जैसे हमने पढ़ा था, देख लेना एक बार। फिर एक और अल्फाबेट आता है। ये अल्फाबेट क्या बताता है दोस्तों? किस टाइप का बॉन्ड हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का बॉन्ड हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे वी लिखा है तो वी का मतलब होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं, जैसे बी का मतलब होता है रेजिनॉइड बॉन्ड, रेजिनॉइड बॉन्ड।
रेजिनॉइड बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास एस, शेलैक बॉन्ड, इट इज डिनोटेड बाय ई, ओके। तो एस से किसको डिनोट करते हैं सर? एस से डिनोट करते हैं दोस्तों सोडियम सिलिकेट बॉन्ड, सोडियम सिलिकेट बॉन्ड, सोडियम सिलिकेट बॉन्ड, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट बॉन्ड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो सिंबल क्या होगा? एस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आर, आर क्या होता है दोस्तों? रबड़ बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड, आर होता है रबड़ बॉन्ड, आर होता है रबड़ बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी बॉन्ड्स हैं हमारे पास, विट्रीफाइड बॉन्ड है ना, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, उसके बाद रेजिनॉइड, शेलैक, सोडियम सिलिकेट बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड, इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विट्रीफाइड और रेजिनॉइड बॉन्ड, विट्रीफाइड और रेजिनॉइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड की आपको मैं खासियत बताता हूं, न तेल से न तेजाब से, न तेल से न तेजाब से न पानी से, किसी से भी केमिकली इफेक्ट नहीं होता। कौन? ये वाला बॉन्ड, मतलब ये कोरोड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे आप तेल यूज करो, चाहे तेजाब यूज करो, चाहे पानी यूज करो, किसी से भी कोरोड नहीं होता। दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राइंडिंग व्हील बनाने का बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये पूरी दुनिया का, ठीक है। अच्छा, लेकिन दोस्तों जहां पर इसकी दो खूबियां मैंने आपको बताई, वहां पर इसकी खामियां भी हैं। खामियां क्या हैं? कि ये दोस्तों गर्मी के झटके नहीं झेल सकता। मतलब क्या है इसका? दोस्तों आपको पता है कि जब ग्राइंडिंग व्हील घूमता है तो बहुत तेज स्पीड में भी घूमता है। जब ग्राइंडिंग व्हील बहुत तेज स्पीड में घूमता है तो सिस्टम के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है सिस्टम में। इतनी अत्यधिक गर्मी में दोस्तों क्या होते हैं कि गर्मी के कारण जो व्हील गर्म होने लगता है तो उसे झटके आते हैं, थर्मल शॉक्स उसे बोलते हैं दोस्तों, थर्मल शॉक। जैसे मैकेनिकल झटके होते हैं ना, कोई जोर से मार दे तो झटका लगता है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल शॉक। लेकिन दोस्तों गर्मी की वजह से जो झटके आते हैं बॉडी के अंदर, जैसे हमें बुखार होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं थर्मल शॉक्स। तो दोस्तों ये थर्मल शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इसकी खामी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसकी? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये बहुत हाई स्पीड में घूमता है तो दोस्तों आपको पता है कि हाई स्पीड में कोई चीज, जब गोल चीज घूमती है तो उसके एंड पर इधर जो भी एब्रेसिव होंगे, सोचो आपको पता है कि सेंटर से दूर, मतलब सर्कमफ्रेंस के करीब जो जो एब्रेसिव होंगे, इन सबको एक फोर्स महसूस होगा बाहर की ओर। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसे एम वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हो आप, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैंने हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको, जब हम ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पढ़ रहे थे कास्टिंग के अंदर, तो आपको याद होगा वहां समझाया था। हालांकि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है यहाँ? आर है सेंटर से दूरी, मतलब जितनी ज्यादा दूरी पर आप होंगे सेंटर से, उतना ही ज्यादा आपको ये वाला फोर्स महसूस होगा। और इस फोर्स की वजह से आप कोशिश करेंगे कि सेंटर से दूर भाग जाएं। इसका मतलब यदि आपने स्पीड बहुत ज्यादा की, रोटेशनल स्पीड ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड या रोटेशनल स्पीड। यदि आपने रोटेशनल स्पीड व्हील की बहुत ज्यादा कर दी है ना, तो सबसे दूर, एक तो रोटेशनल स्पीड ज्यादा कर दी आपने, उससे क्या होगा? जो सबसे दूर बैठा हुआ बंदा है, मतलब सबसे दूर वाले डिस्टेंस पे सेंटर से, कौन होता है वो? जो सर्कमफ्रेंस पे बैठा है। तो जो सर्कमफ्रेंस पे एब्रेसिव बैठा था छीलने के लिए, उसको इतना ज्यादा महसूस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि वो कोशिश करेगा कि वो व्हील को तोड़ के बाहर निकल जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट में। ठीक है दोस्त, तो इसकी ये एक प्रॉब्लम भी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट में इसके एब्रेसिव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड उन्हें नहीं रोक पाता। ठीक है, तो दो मैंने आपको इसकी खूबियां बता दी। क्या? न तेल से, न तेजाब से, न पानी से, किसी से भी केमिकली रिएक्ट नहीं करता, कोरोड नहीं होता। दूसरी खासियत की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है पूरी दुनिया में ग्राइंडिंग व्हील के लिए। ठीक है, और दो खामियां भी बता दी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली खामी और एक की गर्मी के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों इसी गर्मी के झटकों को ध्यान रखते हुए एक बॉन्ड आया जिसका नाम था रेजिनॉइड बॉन्ड। क्या नाम था इसका? रेजिनॉइड बॉन्ड। दोस्तों इसके अंदर ये जो, अच्छा ये बॉन्ड किससे बना है दोस्तों? ये विट्रीफाइड बॉन्ड बनता किससे है? ये दोस्तों बनता है क्ले प्लस फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार, ये फ्लोरस्पार क्या है? फ्लोरस्पार एक मिनरल है। किसका मिनरल है ये?
देखो फ्लोर नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, फ्लोर मतलब फ्लोरीन, तो किसी का ये ना फ्लोराइड कंपोनेंट कंपाउंड है, किसका, कैल्शियम का। तो ये है दोस्तों कैल्शियम फ्लोराइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम फ्लोराइड। तो याद रखना फ्लोर स्पार एक मिनरल होता है जो धरती के क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, तो खोद के निकालेंगे हम इसे बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। तो क्ले दो टाइप के मेन क्ले होते हैं नेचुरल हमारे पास, केलोनाइट और बेंटोनाइट, सुना होगा आपने बेंटोनाइट और केलोनाइट। तो बेंटोनाइट और केलोनाइट को जब आप कैल्शियम फ्लोराइड से मिलाएंगे तो आपको ये बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, याद है आपको कैल्शियम फ्लोराइड कहीं पढ़ा था आपने, यस, यदि आपको ध्यान आ रहा हो, वेल्डिंग में हमने एक वेल्डिंग का टॉपिक पढ़ा था जहां पर मोटी मोटी और बड़ी साइज की बॉडीज को वेल्ड करते थे। जी हाँ, नहीं मैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की। याद करिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जहाजों को, सबमरीन को, है ना, वेल्ड करने के लिए यूज करते थे, और सिर्फ लेटा के ही वेल्ड कर सकते थे, मतलब सिर्फ फ्लैट पोजीशन में ही वेल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो वहां पर हमने जो ग्रेनुलर फ्लक्स यूज किया था, यदि आपको याद हो, ग्रेनुलर मतलब दानेदार फ्लक्स, वहां पर हमने कैल्शियम फ्लोराइड का भी यूज किया था। क्लियर? तो कैल्शियम फ्लोराइड एक ग्रेनुलर फ्लक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो कमी थी वो यहां खत्म हो गई, मतलब गर्मी के झटके नहीं झेल पा रहे थे, यही प्रॉब्लम थी ना इसकी। रेजिनॉइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो गर्मी के झटके झेल लेता है, रेजिनॉइड बॉन्ड गर्मी के झटके झेल लेता है। तो सर ये गर्मी के झटके झेल लेता है, आखिर ये बना ऐसा किस चीज से है जो गर्मी के झटके झेलने में इसकी मदद करता है? ये बना है मेरे दोस्त थर्मोसेटिंग रेजिन से। किससे? थर्मोसेटिंग रेजिन से। थर्मोसेटिंग रेजिन, थर्मोसेटिंग रेजिन दोस्तों क्या होता है? थर्म मतलब क्या होता है? गर्मी, हीट, और सेट मतलब क्या होता है? सेट मतलब होता है कोई चीज बैठ गई किसी जगह पे, सेट हो जाना मतलब एक जगह स्थिर होके बैठ जाना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि गर्मी के मारे कोई चीज सेट हो गई, मतलब गर्मी लेने पर कोई चीज हार्ड हो गई। सेट होना मतलब हार्ड हो जाना, सख्त हो जाना, एक जगह बैठ जाना। तो गर्मी के मारे कोई चीज सख्त हो गई, ठीक है, ऐसी थी वो रेजिन। तो दोस्तों रेजिनॉइड बॉन्ड में क्या यूज होता है? थर्मोसेटिंग रेजिन, जो इसको गर्मी के झटके झेलने में मदद करता है, क्योंकि गर्मी के झटके इसके लिए वरदान है, क्योंकि ये गर्मी के झटके झेल के हार्ड हो जाता है। याद करने की कोशिश करो मेरे दोस्त कि थर्मोसेटिंग रेजिन की चर्चा मैंने पहले कहां की थी? यस यू आर राइट, कास्टिंग के अंदर। कास्टिंग के अंदर एक प्रोसेस था जिसका नाम था शेल मोल्डिंग, यदि आपको याद हो। शेल मोल्डिंग में शेल बनाने के लिए हमने ड्राई एंड फाइन सिलिका सैंड के साथ इस रेजिन का यूज किया था, और वहां पर रेजिन का नाम क्या था? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम था दोस्तों? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम फिनॉलिक रेजिन्स भी बोलते हैं, मतलब फिनॉल के खानदान का रेजिन। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है, मतलब जो हम आमतौर पे बोलते हैं? यस, बेकेलाइट। क्या बोलते हैं उसे? बेकेलाइट बोलते हैं। बहुत अच्छे। आपके घर में यदि कुकर वगैरह होगा, आपके घर में कोई पैन होगा, फ्राई पैन, तो उसका जो हैंडल होता है, तो हैंडल जब आप पकड़ते हो आपको गर्म महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हैंडल किसका बना है मेरे दोस्त? हैंडल बना है बेकेलाइट का। किसका? बेकेलाइट। और बेकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर? थर्मोसेटिंग रेजिन पॉलीमर, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिनॉइड बॉन्ड आप समझ गए किससे मिलकर बना है, और ये क्यों गर्मी के झटके झेल लेता है? क्योंकि इसका रेजिन गर्मी लेने पर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ग्राइंडिंग व्हील में यूज होने वाला। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? विट्रीफाइड, उसके बाद इसी का नंबर आता है। ये तीनों बॉन्ड दोस्तों अब यूज में उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट नोट्स में इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने यहां पर 5 ये सारी चीजें जान ली। अब दोस्तों लास्ट में लिखा हुआ ये देखिए S3। ये S3 क्या है? आइए देखते हैं ये क्या बताता है लास्ट वाला। ये लास्ट वाला चीज क्या? देखो आपको S3 याद नहीं करना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में जो चीज आएगी ग्राइंडिंग व्हील में वो क्या होगा? बेसिकली अल्फाबेट के बाद एक नंबर होगा या फिर नंबर अल्फाबेट का मिक्स होगा, ठीक है। कोड होते हैं ये कोड क्या है और ये क्यों मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों ये मैन्युफैक्चरर की प्राइवेट मार्किंग होती है कि वो व्हील को आइडेंटिफाई कर सके। देखो दोस्तों, मान लीजिए कि सीमेंस एक कंपनी है और वो ग्राइंडिंग व्हील बनाती है। सीमेंस एक कंपनी है जो ग्राइंडिंग व्हील बनाती है, ओके। तो सीमेंस कंपनी क्या करेगी? यहां पर कोड देगी। ये कोड उसकी खुद की मार्किंग होगी, प्राइवेट मार्किंग, ताकि वो खुद व्हील को पहचान सके। बात समझ रहे हो? ये मार्किंग जो होगी वो नॉर्मल
पब्लिक में अवेलेबल नहीं होगी। इसके लिए क्या चाहिए, पूरा हमारे पास कैटलॉग अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो मेन्यू कार्ड देते हैं ना आपको, अलग अलग चीजें, उसका दाम लिखा होता है और क्या क्या है वो आइटम लिखा होता है। इसी तरीके से कोड के लिए दोस्तों एक लिस्ट होती है जिसे हम कैटलॉग बोलते हैं। उस कैटलॉग में अलग अलग कोड लिखे होते हैं और उनकी जानकारी लिखी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी कोड आएगा अंत में, ग्राइंडिंग व्हील में अंत में जो भी कोड लिखा होगा, वो कोड उस पर्टिकुलर कंपनी जिसने ग्राइंडिंग व्हील बनाई है उसके द्वारा एक प्राइवेट मार्किंग है, एक प्राइवेट कोड है जो सिर्फ उसके पहचानने के लिए है। तो आपके पास, आप यदि उस कंपनी में काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंजीनियर, है ना, एज एन एग्जीक्यूटिव, एज ए मैनेजमेंट के अंदर, तो आपके पास ये कैटलॉग अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस और ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, इसके स्टार्टिंग में भी ध्यान रखना, ऐसे ही कभी कभी इसके स्टार्टिंग में भी एक कोड होता है। वो कोड किसके लिए होता है, वो कोड होता है जो ग्राइंडिंग व्हील खरीदेगा, है ना। मान लो आप ग्राइंडिंग व्हील खरीदते हो इस कंपनी से, तो आप जब खरीदोगे तो आपको कैसे काम करना है उसके लिए भी वहां एक कोड होता है। तो वो कभी कभी पहले नंबर पे होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, वो कोड एक नंबर होता है। ठीक है, वो एक नंबर होता है, नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर, ठीक है, या फिर नंबर और अल्फाबेट का मिक्सचर। ये जो है ये एक्स्ट्रा है ना, ये क्या बताता है, ये इसके परसेंटेज बताएगा, इस एब्रेसिव की कितनी मात्रा इस पूरे व्हील में प्रेजेंट है वो बताएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल लिया आपकी सुविधा के लिए, जैसे WA30I4V17, 7 मैंने कोड ले लिए यहां पर। आइए दोस्तों, यहां पर अब देखिए W क्या है, W है मैन्युफैक्चरर एब्रेसिव टाइप सिंबल्स। तो यहां पर W क्या है, एब्रेसिव टाइप सिंबल्स है मैन्युफैक्चरर के। A क्या है, A है एब्रेसिव, मतलब दोस्तों जैसे WA थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, WA, तो WA का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये A फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये W क्या है, इसका प्रीफिक्स है। बस इस W का अलग से कोई मतलब नहीं है, ये प्रीफिक्स है किसका, एब्रेसिव का प्रीफिक्स, मतलब एब्रेसिव से पहले यूज होने वाला सिंबल। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरर का एब्रेसिव टाइप सिंबल है। ये जो W है ना, ये हर कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है सिंबल, लेकिन ये जो A है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड सिंबल है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो जैसे A फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, S फॉर सिलिकॉन कार्बाइड, D फॉर डायमंड, बताया ना मैंने। अब दोस्तों देखिए, यहाँ जो 30 लिखा हुआ है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है ये, ग्रेन साइज। 4 टाइप के ग्रेन साइज होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये I क्या होगा आपके हिसाब से, I दोस्तों A से लेकर Z तक ग्रेड था ना, ग्रेड याद है ना, ग्रेड, जिसमें A से लेकर H तक सॉफ्ट व्हील है ना, फिर I से लेकर P तक आपका मीडियम व्हील, और फाइनली Q से लेकर Z तक आपका हार्ड व्हील। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा, मीडियम व्हील में। नेक्स्ट है दोस्तों 4, ये क्या है याद करो, ये है दोस्तों स्ट्रक्चर, याद आ रहा है, 1 से लेकर 15 तक। तो 1 का मतलब क्या होगा कि पोरोसिटी सबसे कम है, ठीक है, डेंस, उस तरीके से। फिर नेक्स्ट है दोस्तों V मतलब क्या हो गया, ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, V का मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड। और दोस्तों 17 मैंने बोला था ना, ये तो नंबर होगा या फिर नंबर और सिंबल का मिक्स होगा, तो यहाँ नंबर है 17। ये क्या है, ये एक प्राइवेट कोड है, प्राइवेट मार्किंग है पहचानने के लिए कि व्हील के बारे में। कौन करता है, ये मैन्युफैक्चरर जो बनाता है व्हील को। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको, है ना। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन, आइए एप्लीकेशन देखते हैं जरा इस ग्राइंडिंग व्हील का। द मेन एप्लीकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज टू रिमूव द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टाइनी चिप्स एंड मेक द सरफेस स्मूथ एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, द ग्राइंडिंग मशीन इज अ सरफेस फिनिशिंग मशीन इन विच ग्राइंडिंग व्हील्स आर फिक्स्ड, है ना। और ये ग्राइंडिंग व्हील ही क्या होता है, हमारा टूल होता है, ठीक है, सरफेस फिनिश करने के लिए। इवन द ग्राइंडिंग व्हील आर डिफरेंट टाइप्स एज डिस्कस्ड अबव and their uses for different workpiece.